वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे आप यहां पर टाइटल देख रहे होंगे, कृषि विज्ञान 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हम सोल्व तो करेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है। अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, अभी आपकी जो कंप्लीट PDF है ये आपकी तैयार नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आपकी स्पेशल क्लास भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं हूं दीपक सिंह, आप देख रहे हो एग्री लर्नर्स पॉइंट। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर याद रखिएगा, क्लास तो आप सभी लेते हो। अगर आप अभी भी क्लास देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, मतलब आप लेते तो डेली हो। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो क्लास तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी यहाँ पर क्लासें है वो सारी अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नोटिफिकेशन को, मतलब जो घंटी आपको दिखाई दे रही है सब्सक्राइबर के पास, वहाँ पर उसको प्रेस नहीं कर रखा है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास लगे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओ। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आप एक बार चेक कीजिए, आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। अगर आपने कर रखा है तो आपने जो बगल में आ रहा है एक घंटी का साइन, वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए। आपको यहाँ से जब भी क्लास लगाई जाएगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप लाइव क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे कि भैंस में गर्भावधि समय कितना होता है। तो याद देखिएगा, जो गेस्टेशन पीरियड होता है बफेलो का वो होता है 310 दिन का। अगर हम बात करते हैं गाय के संदर्भ में, तो गाय का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो गर्भधारण अवधि होती है, ये कितने समय की होती है? 282 दिन, मतलब 282, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर होता है ये कितना होता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ किताबों में आपको 160 डिग्री में मिलेगा, कुछ में आपको 106 डिग्री में मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर होता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको तत्व पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई विटामिन पूछता तब आप क्या बता दें? याद रखिए, तत्व तो होता है लोहा, ठीक है, जिसकी आयरन दोबारा से हम बात करते हैं कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। तो लोहा, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, फेरस भी बोलते हैं। याद रखिए, ये तीनों ही नाम किसके होते हैं? लोहा, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, और जिसे हम फेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe किसका सिंबल होता है? फेरस का। और फेरस को ही हम आयरन या लोहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया ऐसा है कि फेरस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। वैसे याद रखिएगा, अगर आपको पूछा आता है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो लोहा तत्व की कमी होती है। और अगर आपको पूछता है कि दूध में किस विटामिन की कमी होती है, तब आप क्या बताओगे? विटामिन C की दूध में कमी होती है। इतना से याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय का द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। याद रखिएगा, गाय की जो द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब ड्यूअल पर्पज़ के लिए जिसे पाला जाता है, ड्यूअल पर्पज़ के लिए जिसे पाला जाता है उसे हम बोलते हैं द्विप्रयोजनी। मुख्यतः याद रखिएगा, एक होती है थारपारकर, एक होती है हरियाणा, ठीक है। ये गाय की ही नस्लें हैं और दोनों ही क्या है, याद रखिए, डबल पर्पज़ के लिए पाली जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थारपारकर है। और अगर आपको थारपारकर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तब आप क्या क्लिक करोगे? हरियाणा, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही याद रखिए डबल पर्पज़ के लिए पाली जाती है। कृषि कार्य के लिए भी, ठीक है, कृषि कार्य के लिए और मिल्क दोहन के लिए, मतलब दूध पालन के लिए भी इनको पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे NDRI। तो NDRI कहाँ पर स्थित है? मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ये स्थित याद रखिए करनाल, हरियाणा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। याद रखिए, इससे संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर आपको पूछा था कि NDRI की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो स्थापना याद रखिए इसकी हुई थी 1823 में बेंगलोर में। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में। लेकिन इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था बाद में 1955 में। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। इतना सा याद रखना, ठीक है। 1833 में बेंगलोर, कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। कब किया गया था? 1955 में किया गया था,
ठीक है, इतना से याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि गड़बड़ विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं। मतलब याद रखिए, किसकी जांच करने के लिए जो गड़बड़ विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल जो फैट है ये कितनी मात्रा में है, इसका अगर हमें एनालाइज करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, गड़बड़ विधि का हम प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, ये जो गड़बड़ विधि है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखिए ये करती है अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। किस पर करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है। याद रखिए कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। मतलब याद रखिए उसने दिया हुआ है दुग्ध शिराएँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप दूध नहीं बताओगे। दुग्ध शिराओं में अगर कॉमन सा दिमाग लगाओगे आप तो दूध ही बताओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब दूध शिराओं में दूध नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, याद रखिएगा जूट का वज़न, जूट की एक बाल का वज़न तो वो होता है 180 kg, 180 किलोग्राम किसका होता है, जूट की जो एक बाल होती है उसका वेट, मतलब एक गांठ होती है उसका वज़न 180 होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना कि पटसन, कपास, जूट और पटसन, कपास, जूट और पटसन, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कपास, जूट और पटसन। तो जूट का होता है याद रखिए 180 किलोग्राम, पटसन का होता है 181 किलोग्राम। तीन का याद रखना, याद रखिएगा सबसे कम कपास का होता है, फिर जूट का होता है, फिर पटसन का होता है। कपास का 170 kg, जूट का 180 kg और पटसन का 181 kg। ठीक है, एक गांठ का वज़न होता है। तीनों में से अगर कोई भी आपको पूछ ले तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि मक्का की संकर किस्म में, तो याद रखिए गंगा सीरीज़, मतलब गंगा 1, 2, 3, 4 जितनी भी सीरीज़ है ना गंगा की, ये सभी संकर किस्में हैं। और ये किसकी होती है, मक्का की वेराइटी होती है। ठीक है, आसानी से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, मतलब जो एक साल में जितनी वर्षा हो जाती है उसकी क्या रेंज मानी गई है। तो याद रखिए लगभग अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होती है याद रखिए 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करता हूँ याद रखिए मिलीमीटर में, तब आप क्या बताओगे, 575 मिलीमीटर। याद रखना यहाँ पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बात करूंगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आप क्या बताओगे, 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है राजस्थान में। अगर मैं आपको पूछता हूँ मिलीमीटर में कितनी होती है, तब आप क्या बताओगे कि 575 मिलीमीटर होती है। याद रख पाओगे, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना, आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अरहर की इष्टतम बीज दर कितनी होती है। तो बिल्कुल हमें पता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर होती है अरहर की, मतलब जिसे हमें याद रखिए रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, अरहर को हम रेड ग्राम भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसका जो नाम होता है वो केजानस केजान होता है। क्या होता है, केजानस केजान होता है, केजानस केजान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कार्थेमस टिंटोरियस, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्थेमस टिंटोरियस कुसुम को बोलते हैं। किसका नाम है ये, कार्थेमस टिंटोरियस कुसुम का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको सूरजमुखी का भी पूछा गया है, सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम भी आपको पूछा गया है, तो उसका भी आपको याद रखना है। उसका होता है हेलियंथस एनम। क्या होता है, हेलियंथस एनम, मेरे साथ रिपीट कीजिए, हेलियंथस एनम किसका होता है, सूरजमुखी का होता है। कार्थेमस टिंटोरियस किसका होता है, बिल्कुल कुसुम का होता है, सैफफ्लावर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वातावरण में CO2 की औसत सांद्रता कितनी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर प्रतिशत आपको नहीं पूछी गई है, बल्कि सांद्रता आपको पूछी गई है। सांद्रता का मतलब है एक घोल, घोल हम किस में ज्ञात करते हैं, ppm में करते हैं। ppm की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट पर मिलियन। अब अगर मैं बात करता हूँ CO2 वातावरण में, तो ये होती है 300 ppm। वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो CO2 होती है इसकी सांद्रता कितनी होती है, याद रखिएगा 300 ppm। ओके, अगर मैं बात करता हूँ प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आप क्या बताओगे, 0.03%। ठीक है, प्रतिशत में अगर आपको पूछता है तो आप क्या बताओगे, 0.03%। अगर आपको सांद्रता पूछता है तब आप बताओगे 300 ppm। बस पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, बरसीम। बरसीम का पहले मेरे को ये बताइए, जो बोटनिकल नेम होता है ये क्या होता है। बोटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम। क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम। लेगुमिनेसी का होता है, लेगुमिनेसी को ही हम फेबेसी कुल भी बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। लेकिन अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसके साथ साथ याद रखिए बरसीम को हम इजिप्शियन क्लोवर भी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। बरसीम को हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जानते हैं और रिंजगा को हम एल्फा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बरसीम क्या होता है, चारे वाली फसलों का राजा भी होता है। दोबारा से देख लीजिए, बरसीम को हम इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। बरसीम चारे वाली फसलों का राजा होता है। बरसीम का कुल लेगुमिनेसी होता है। लेगुमिनेसी कुल को फेबेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। बरसीम का बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। इसलिए हमारा जो ट्रिक है यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि बरसीम नाम क्या है, ट्राइफोलियम, ट्राइफोला यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो राइजोबियम कल्चर हम यूज़ करते हैं बरसीम के लिए, तो बस इसके नाम से ही स्पष्ट है, मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, उसी से हमारे यहाँ पर याद हो जाएगा। ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम मतलब ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई बीजों का जो उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आवश्यक पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आयोडीन नहीं है, ठीक है, कोवसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि आलू का जो कंद बनने के लिए सबसे अनुकूल टेम्परेचर, मतलब सबसे ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जो कंद बनता है आलू का, उसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टमाटर के लाइकोपिन बनने की, तब आप क्या बताओगे, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे बेस्ट होता है लाइकोपिन बनने के लिए, ठीक है। दोनों को एक साथ याद रखें कि कंद बनने के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, टमाटर में लाइकोपिन के निर्माण के लिए 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, बिल्कुल चाइना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे एसएसपी में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर बात करता हूँ मैं एसएसपी, तो एसएसपी में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, मतलब 12, 16, 19। मेरे साथ रिपीट कीजिए, 12, 16, 19। अब इसमें 12% क्या है, सल्फर है, 16% क्या है, फास्फोरस है, 19% क्या है, कैल्शियम है। तीनों याद रखना, 12, 16, 19, 12, 16, 19। 12% सल्फर होता है, 16% फास्फोरस होता है, 19% कैल्शियम होता है, ठीक है। इतना से याद रखिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कैंट एक प्रमुख किस्म है। तो याद रखिए, कैंट अगर हम बात करते हैं तो ये जई की भी होती है, बरसीम की भी होती है, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, और ये बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है वो मानता क्या है। वैसे आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो आपको जई मिल जाएगा या फिर बरसीम मिल जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए, जई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि याद रखिए जई, आपने साइलेज और हे तो सुने होंगे। साइलेज हम बनाते हैं जिस गड्ढे में, उसको हम सालो बोलते हैं। साइलेज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, 65% होती है। कुछ याद आया, हे में 15% होती है क्या नमी की मात्रा, कुछ तो याद आया होगा। तो वो संरक्षित चारे होते हैं। याद रखिए, साइलेज और हे संरक्षित चारे ही होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि साइलेज और हे। आपने ये तो सुना होगा कि साइलेज बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट होती है फसल वो होती है मक्का। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है वो होती है मक्का, और हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है बरसीम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हे और साइलेज दोनों बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है, तब आप क्या बताओगे कि जिसका हे भी बनाया जा सकता है और साथ साथ में जिसका साइलेज भी बनाया जा सकता है। तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल बताइए, जल्दी से बताइए, क्या बताओगे। तो याद रखिएगा, जई है वो जिसकी हम याद रखिए साइलेज भी बना सकते हैं और जिसका हम हे भी बना सकते हैं। याद रखना, कॉमन सा क्वेश्चन है, वैसे पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये कि साइलेज और हे दोनों बनाने के लिए कौन सी उपयुक्त फसल है, तो वो होती है जई, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो कि छिलका रहित किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है डोलमा। जो कि छिलका रहित, मतलब याद रखिए छिलका रहित का मतलब है जिसमें क्या होता है, छिलका,
जो हुस्क होता है वो नहीं पाया जाता है, तो वो होती है डोलमा। और ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिए, इसे भी आप ज़रूर नोट डाउन कर ले, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देंगे, फिर आपकी ज़्यादा लेंथी क्लास होंगी और फिर आप पसंद नहीं करोगे, इसलिए हम थोड़ी सी कम क्लास रखेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रखेंगे वो सारे आपको याद हो जाए, बस इतना सा हमारा टारगेट है, उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके साथ साथ याद रखना है, आप सभी को पता है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में जितनी भी सावधानी है वो आप घर पर रह कर करिए, जितनी क्लासें लेनी है आपको घर पर रह कर करिए, मतलब ऑनलाइन आपको क्लासें मिल रही है, आपको टेस्ट सीरीज़ें मिल रही है। टेस्ट अगर आपको देखने हैं तो आप टेलीग्राम पर देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, वहाँ पर टेस्ट डेली चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अटेंड कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आपको पढ़ना है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी यूट्यूब पर बहुत सारी है, हमारी क्लासेस है, हमारे जैसे बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स हैं जो कि क्या करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, तो सारों की क्लास ले लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लासों का तो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन जो रेगुलर चर्चा है, डेली की जो चर्चा ही होती है, ठीक है, डेली के जो काम होते हैं उनको भी यहाँ पर बात में रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना काल है, तो जितना हो सके दूरी मेंटेन कीजिएगा, मास्क लगाइएगा। ठीक है, सेफ रहिए। एग्ज़ाम वगैरह होती रहेंगी, उनकी टेंशन आप ना लो। आप एक कमेंट भी कर रहे हो जेट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, तो अगर हो भी जाएगी तो आपको क्या करना है उससे, आपको तो बस पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए ना, आप डेट को लेकर क्यों चिंता कर रहे हो। अब याद रखना, बिना जेट के आपका एडमिशन तो नहीं हो सकता, तो इतना तो याद रखिए ना, बस आपको पढ़ना ज़रूर है, चाहे वो 15 दिन बाद में हो जाएगी एग्ज़ाम। अगर मान लीजिए वो आज नहीं हो रही है तो 15 दिन बाद में हो जाएगी, उसमें आपको क्या जा रहा है, आपकी तो तैयारी अच्छी होगी ना। आप ये मान के चलिए कि 15 दिन हमारे पास कम है, तब आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। आप ये मान के चलोगे कि अभी तो पोस्टपोन होगी, हम तैयारी बाद में कर लेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जो बाद वाले सोचते हैं ना, वो बाद वाला टाइम आता ही नहीं है, तो ऐसी सोच मत रखना, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखिए। जब भी होगी एग्ज़ाम कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, तैयारी करनी है, जितना क्वेश्चंस हो सके, जितना आप पढ़ सको पढ़ लो, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, कोरोना काल को अच्छे से निकालिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है ये सबसे कीमती है। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो इसे अच्छे से रखिए। घर पर